अब देख लेते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फंडामेंटल ड्यूटी। तो पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे पास, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। तो उस टाइम में मैंने आपको फंडामेंटल का मीनिंग बताया था कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक होता है, बेसिक। तो एक चीज आप, तो ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, नाम से ही पता चल रहा है बेसिक ड्यूटीज। तो एक चीज आप नोट करके रख लो, कभी भी जो राइट्स होते हैं वो ड्यूटीज के साथ आते हैं, कभी भी राइट्स अकेले नहीं आते हैं, उनको ड्यूटीज के साथ दिया जाता है। और ऐसे राइट्स जो ड्यूटीज के बिना आ रहे हैं, उन राइट्स का कोई मतलब बनता भी नहीं है। तो उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसी तरह कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये फंडामेंटल राइट्स अब जुड़े कैसे? तो जब 1976 में, कब? 1976 में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज, कोई रिफॉर्म, कोई बदलाव, तो उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ, तब उसमें 10 फंडामेंटल राइट्स जोड़ दिए गए। और पहले मैं एक बात बोलूँ तो पहले ये जो फंडामेंटल राइट्स ये 10 ही थे, बट आज के डेट में 11 होते हैं। अब ये 11 कैसे हुए? यहाँ पे तो 10 जोड़े गए थे। फिर 2002 में जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 86th अमेंडमेंट हुआ, उस टाइम पर हमारे फंडामेंटल राइट्स में 11th हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, राइट्स नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमारा 11th ड्यूटी, हमारा जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसको जोड़ दिया गया। एंड उसके बाद से 2002 से हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कितने हैं? वो 11 हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने बस 5 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखे हैं, बाकी के जो 6 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं मैं इसी वीडियो में आपको आगे कराऊंगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं मैंने बहुत शॉर्टकट वे में लिखने की मैंने कोशिश की है, जिससे आपको अगर इनको याद करना हो तो आप इसको जल्दी से याद कर लो, इसको आराम से याद कर लो। जो मेन चीज़ें आप उसको याद करो और एग्ज़ाम में जाकर उसको खुद से लिख दो, क्योंकि अगर लाइन बाय लाइन मैं लिखूंगी तो लाइन बाय लाइन जल्दी किसी को याद नहीं होता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अबाइड का मतलब क्या होता है? तो अबाइड का मतलब होता है किसी भी रूल के, किसी भी लॉ के अकॉर्डेंस में चलना, अकॉर्डिंग चलना। आप बोलो तो एक तरह किसी भी रूल को फॉलो करना, उसके जैसा वो रूल में लिखा है वैसा करना। तो हमें क्या करना है? हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस में चलना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना है। जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हमें वैसा ही करना है। और क्या करना है? हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए आइडियल्स की रिस्पेक्ट करनी है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए आइडियल्स की रिस्पेक्ट करनी है, हमारे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, तिरंगा की रिस्पेक्ट करनी है, एंड नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट करनी है। अब नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? हम सीधे खड़े हो जाते हैं और फिर गाते हैं जन गण मन। उसके बाद हम क्या करते, और नेशनल फ्लैग में हम क्या करते हैं रिस्पेक्ट में? और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, तो जो नेशनल फ्लैग है हमारा, तिरंगा जो है, ऐसा बोला जाता है, ये रूल है उसको फहराने का, जब भी आप तिरंगा फहराओ तो आप सनराइज के बाद फहराओ एंड सनसेट से पहले उसको अच्छे से फोल्ड करके रख दो। कभी भी सनराइज के पहले और सनसेट के बाद झंडा नहीं फहरना चाहिए। अब सबकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे में जब झंडा फहराया जाता है तो मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ घरों में ऐसा होता है। अगर आपके भी अगल बगल ऐसे लोग हो तो उनको आप बताना। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, सबको नहीं, कि वो एक बार इंडिपेंडेंस डे को, रिपब्लिक डे को झंडा फहरा देते हैं, उसके बाद वो ऐसे ही फहरता रहता है, उसको फिर सनसेट से पहले वो लोग अच्छे से फोल्ड करके रखते नहीं हैं।
लेकिन नेशनल फ्लैग जो है हमारा, उसका नियम है कि आप उसको सनराइज के बाद ही फहराओ एंड सनसेट से पहले उसको अच्छे से फोल्ड करके रख दो। सनसेट के बाद और सनराइज के पहले वो नहीं पहनना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब चेरिश का मतलब क्या होता है? चेरिश का मतलब होता है, चेरिश का मतलब होता है अच्छा लगना, किस कोई भी चीज़ संजोग कर रखना, कोई भी चीज़ आपको अच्छा लगना। तो आपको क्या करना है, आपको जो नेशनल स्ट्रगल है आप उसको अच्छे से मानो एंड जो भी नोबल आइडियल्स हैं, जो भी नोबल आइडियल्स हैं हमारे, जो क्या करते हैं, जो नेशनल स्ट्रगल, हमारी फ्रीडम, हम जब अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, हमें जब फ्रीडम मिली तो हमारे नेशनल स्ट्रगल को वो इंस्पायर करते हैं। तो ऐसे नोबल आइडियल्स को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। हमें अपनी कंट्री का जो सोवरेनिटी है, यानी सोवरेनिटी का मतलब इंडिपेंडेंस, की हमारी कंट्री के ऊपर कोई दूसरी कंट्री रूल नहीं कर रही है, हम अपने डिसीजंस लेने के लिए, अपने फैसले लेने के लिए हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें उसको मेंटेन करके रखना है। हमें अपनी यूनिटी, एकता एंड इंटेग्रिटी यानी अखंडता को मेंटेन प्रोटेक्ट करके रखना है और अपहोल्ड करके रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। यानी हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करके रखना है, यानी बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है बाकी कंट्री से, ताकि बाकी कंट्री वाले हमारी कंट्री पे लड़ाई करके घुस के क्या करें, रूल ना कर दें। हमें अपनी कंट्री को सबसे क्या करना है, बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, डिफेंड करना है एंड हमें नेशनल सर्विस भी प्रोवाइड करनी है। अब मानिए कभी इंडिया है, अब जैसे पहलगाम अटैक ही हुआ, मानिए वैसा ना हो कि कोई, जैसे कारगिल वॉर ही हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, तो वैसा अगर कोई वॉर होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान का ही दे रही हूँ, चाहे कोई भी, पाकिस्तान नहीं, कोई भी, चाइना हो, बांग्लादेश हो, कोई भी ऐसी बाहर की कंट्री हो, फॉरेन कंट्री हो, मानिए किसी टाइम पर अचानक से वो अटैक कर दे रही है। अब उस टाइम पर जो सोल्जर्स हैं, जो आर्मी है, वो कम पड़ रहे हैं, आर्मी में जो सोल्जर्स है वो कम पड़ रहे हैं, तो अगर बुलाया जाए हमें तो उस टाइम एज अ इंडियन सिटीजन, एज अ भारत के अच्छे नागरिक होने के नाते, इंडिया के अच्छे सिटीजन्स होने के नाते हमें नेशनल सर्विस प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड गोइंग बायॉन्ड द डाइवर्सिटीज। हमें क्या करना है, हमें जो हार्मनी है, अपने देश में जो हार्मनी है उसको प्रमोट करना है, उसका प्रमोशन करना है एंड ब्रदरहुड का प्रमोशन करना है, गोइंग बायॉन्ड डाइवर्सिटीज, यानी भाईचारे की भावना रखनी है हम सबको। गोइंग बायॉन्ड द डाइवर्सिटी का मतलब, अब हमारे देश में डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि नहीं, मैं अपने रिलीजन के लोगों से अच्छे से अपनी रिलीजन के लोगों से, अपनी ही कास्ट के लोगों से, अपनी ही लैंग्वेज बोलने वाले लोगों से, चाहे अपने ही कल्चर के लोगों से क्या करूँगा या फिर करूँगी, भाईचारा रखूँगी या फिर रखूँगा। ऐसा नहीं करना है, हमें डाइवर्सिटीज़ के बायॉन्ड जाके, डाइवर्सिटीज़ से हट के हमें दूसरे कल्चर के लोगों, दूसरे रिलीजन के लोगों, दूसरे कास्ट के लोग हों, दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले लोग हों, दूसरे स्क्रिप्ट वाले लोग हों, उनसे भी हमें क्या करना है, भाईचारे की भावना रखनी है, ब्रदरहुड की भावना रखनी है। एक और चीज़ इस पॉइंट में लिखी है, रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। डिग्निटी का मतलब हम सब जानते हैं, काम रहना और सीरियस मूड में रहना, जिससे एक वुमेन की, अब डिग्निटी ऑफ वुमेन, तो वुमेन की क्या हो, रिस्पेक्ट हो, तो रिस्पेक्ट को लेकर तो हमें ऐसी प्रैक्टिसेस, और डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, तो हमें ऐसी प्रैक्टिसेस जो वुमेन की डिग्निटी को लेकर डेरोगेटरी हो, अपमानजनक हो, वैसी प्रैक्टिसेस को रिनाउंस करना है। इट मीन्स त्यागना है, हटाना है। सो अब हम
बाकी के 6 फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख लेते हैं। हमारा 6th फंडामेंटल ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व आवर रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। हमें क्या करना है, सबसे पहले आप समझो कि हेरिटेज का मतलब होता क्या है। हेरिटेज का मतलब होता है वो ट्रेडिशन, वो कल्चर जो हमारे कंट्री का बहुत सालों से रहा है, बहुत लंबे टाइम से रहा है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे कंट्री में, वो कल्चर और वो ट्रेडिशन। तो उसी को हम हेरिटेज बोलते हैं। एंड उस हेरिटेज, हमारा जो रिच हेरिटेज है, उसको हमें क्या करना है, हमें उसको वैल्यू देनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, एंड क्या करना है, उसको प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है। नेक्स्ट हमारा है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड टू हैव कॉम्पैशन फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। तो हमारा जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जैसे कि लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, फॉरेस्ट्स हो गए, ऐसे बहुत सारे नेचुरल इन्वायरमेंट में नेचुरल कंपोनेंट्स हैं। तो हमें क्या करना है, इन नेचुरल इन्वायरमेंट को हमें क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है, बचा के रखना है। इसकी जो कंडीशन हुई है, हम ह्यूमंस ने पॉल्यूशन के चलते इनकी जो कंडीशंस की है, उससे क्या करना है, उस कंडीशन से इसे इम्प्रूव करना है। इनकी जो अभी कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना है, पहले की तरह नेचुरल बनाना है, अच्छा बनाना है, साफ सुथरा बनाना है। और हमें क्या करना है, अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए, बाकी जानवरों के लिए हमें कंपैशन की भावना रखनी है। इट मीन्स करुणा की भावना रखनी है, दया की भावना रखनी है। जानवरों को क्या करना है, हमें मारना नहीं है। वरना पहले क्या होता था, शिकारी जो होते थे, वो जो एनिमल्स होते थे उनको मार देते थे, एंड फिर एनिमल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, कुछ बॉडी पार्ट से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो हमें ऑर्गेनिज्म की तरह, जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, उनकी तरफ दया दिखानी और उनको मारना नहीं है। ऐसे और शिकारियों के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, नए रूल्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड रिफॉर्म। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे, लग रहा है मैं छोड़ दी हूँ मैंने, और यहाँ पे एक और चीज़ आप जोड़ लेना। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं क्या लिखूँ, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, चाहे यहाँ पे लिख भी देती हूँ, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो हमें क्या करना है, हमें साइंटिफिक क्या डेवलप करना है, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अब साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक टेम्पर बेसिकली आप समझो तो एक ऐसी लॉजिकल थिंकिंग के बारे में, एक ऐसी लॉजिकल थिंकिंग को बोला जाता है जो क्या करती है, हमें दुनिया को समझने में मदद करती है। ऐसी लॉजिकल थिंकिंग जिससे हम दुनिया को समझ पाए, उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक टेम्पर। आप ये बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मानवतावाद। इट मीन्स आपको क्या करना है, मानवता की राह पे चलना है, मानवता को बढ़ावा देना है, और सबसे अच्छे से रहना है। कहीं कुछ बेकार में जानवरों को मारना नहीं है, सबसे अच्छे से रहना है, एंड सहानुभूति दिखानी है। तो इसको हम, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ह्यूमनिज्म में आ जाएंगी, मानवतावाद में आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का मतलब हो गया किसी भी चीज़ को जानने में के लिए जो उत्सुकता होती है आपके मन में, जो जिज्ञासा पैदा होती है आपके मन में, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। इट मीन्स आपको नई चीज़ों को जानने में उत्सुकता रखनी है, जिज्ञासा रखनी है, एंड नई चीज़ें आपको जाननी है। नेक्स्ट है हमारा रिफॉर्म। तो रिफॉर्म का मतलब हो गया चेंज। अगर आपको लगे कि नहीं, अगर हमारे देश में ये सारे चेंजेस आए, चाहे इंडिविजुअली भी कि हाँ मुझ में ये चेंजेस मैं ला दूँ तो मैं अच्छी बन जाऊँगी, फिर अच्छा बन जाऊँगा, या फिर हमारे और देश में भी सबको ये सोचना चाहिए कि ऐसे कौन से हम अपने आप में हम चेंज लाए, रिफॉर्म लाए कि हम अपने बेटर वर्जन बने। बिकॉज अगर देश का हर एक आदमी अपना बेस्ट वर्जन बन जाएगा तो देश भी बेस्ट बनते, देश को हमारे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि क्या होता है, कोई भी देश, कोई भी जो कंट्री होती है उसको कैसे बोला जाता है कि हाँ ये बड़ी कंट्री है, छोटी कंट्री है, कि हाँ कि ये अच्छी कंट्री है, बुरी कंट्री है, उसके लोगों के आधार पे बोला जाता है। आप एक ऐसी कंट्री सोचो जहाँ पे
ह्यूमंस रहते ही ना हो, बस जानवर रहते हो, पेड़ पौधे हो, बस वो एक पीस ऑफ लैंड हो। तो भले उस पर लिविंग थिंग्स हैं, जानवर हैं, लेकिन ह्यूमंस नहीं है। उसको कौन गिनेगा कि हाँ ये, कौन बोलेगा अच्छी कंट्री है बुरी कंट्री है? कोई नहीं बोलेगा। वो तो उसको लोग कंट्री में भी हो सकता है ना ले। ये बात तो आ रही कि बाकी कंट्री वाले, बाकी जगहों के लोग जाके क्या करें, उस पर कब्जा कर ले, फिर उसको अपने अंडर में ले ले, वो बात और है। लेकिन बिना ह्यूमंस के कोई पूछने वाला नहीं। तो अगर ह्यूमंस, एक कंट्री का जब ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा तभी तो वो कंट्री अच्छी होगी। तो इसीलिए बोला है कि हमें साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म क्या करना है, इन सारी चीज़ों को डेवलप करना है। नेक्स्ट है हमारा टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्यूर वायलेंस। हमें क्या करना है, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपके नाम पे नहीं है, वो पब्लिक है, वो पब्लिकली कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसे पार्क वगैरह हो गए, फॉर एग्जांपल हम पार्क ले रहे थे, तो आपको क्या करना है, उसको बचा के रखना है, उसको ख़राब नहीं करना है, वरना आप कहीं जाओगे। अब पार्क का एग्जांपल ले लो। अब मानो कोई ऐसा पार्क है जहाँ पे हमारे किसी फ्रीडम फाइटर के जीवन पे वो बेस्ड है। अब वो जो पार्क है हमारे किसी फ्रीडम फाइटर के जीवन पे बेस्ड है, अब वहाँ पे लोग क्या करेंगे, या फिर सिर्फ वहीं पे नहीं, आप ऐसे भी नॉर्मल पार्क्स में चले जाओ तो कोई कोई पार्क में ऐसा होता है कि कुछ कुछ लोग होते हैं, उसमें क्या करते हैं, वो पान खा के थूक देते हैं और लाल लाल एकदम वहाँ पे लगा देते हैं, एकदम लगता है वहाँ पे होली खेल रहे हैं उन लोग। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी, उसको अच्छे से सेव करके रखना है, उसको अच्छे से रखना है, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट है हमारा एब्ज्यूर वायलेंस। हमें वायलेंस को एब्ज्यूर करना है, त्यागना है, छोड़ना है, वायलेंस नहीं करनी है। एंड सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी में का मतलब ये नहीं है कि बस आप गंदा मत करो। आप ये भी आता है कि बहुत क्या होता है, हम रैपर खा के पार्क वगैरह में जाते हैं तो बहुत जगह होता है, वो लोग क्या करते हैं, रैपर जो बिस्किट्स खाए उन्होंने और चिप्स वगैरह खाए तो रैपर्स को कहीं भी फेंक देते। तो आपको ये भी चीज़ नहीं करनी है, आपको किसी भी तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है। नेक्स्ट है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। यहाँ पे कलेक्टिव एक्टिविटी का मतलब हो गया ग्रुप वर्क। अगर आप कोई काम ग्रुप में कर रहे हो तो क्या, स्ट्राइव का मतलब क्या होता है, स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना। तो आपको क्या स्ट्राइव करनी, क्या कोशिश करनी है कि आप सारे स्पेयर्स में मतलब सारी फील्ड्स में आप क्या करो, आप नो मैटर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो, चाहे कलेक्टिव एक्टिविटी कर रहे हो, ग्रुप में काम कर रहे हो, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप अपना सारे स्पेयर्स में, आप जिस स्पेयर में हो आप उसमें अपना बेस्ट दो, आप उसमें अपना जो बेस्ट हो सकता है आप वो दो उसमें। ये नहीं करना कि यार ये काम है, ठीक है यार कर रहे हैं, ठीक है चलो छोड़ो, ऐसे ही चलो कैसे भी कर देते, नहीं, आपको अपना बेस्ट देना है उसमें। नेक्स्ट है, और ये जो 11th पॉइंट है, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, अभी तक जो मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ाई, ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड हुई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट में, जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था तब ऐड हुई थी ये अभी तक की 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। एंड ये जो मैं लास्ट वाला जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ये कब ऐड हुआ था, ये 86th अमेंडमेंट कब हुआ था, 2002 में। जब 2002 में हमारा 202 लिख दिया मैंने, 2002 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 86th अमेंडमेंट हुआ था, तब इस लास्ट वाले फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। सो अब देख लेते हैं इसमें ऐसा क्या जोड़ा गया। तो इसमें लिखा है टू प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन बिटवीन 16 to 14 ईयर्स ऑफ एज। मतलब आपको क्या करना है, ऐसे बच्चे जो 6 to 14 ईयर की एज में है, जो 6 to 14 ईयर की एज में है, वैसे बच्चों को आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, आपको उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ख़त्म होने के साथ साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा।